लीजिए, थर्ड वर्ल्ड वार के चांसेस दिख रहे हैं अच्छे से। तो मतलब आप ये कह रहे हैं 2026 2025 से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इसके अलावा आपको क्या लगता है, मोदी जी की कुर्सी सुरक्षित रहने वाली है इस साल 2026 में? बहुत बड़ी भविष्यवाणी मोदी जी खुद से ही अपना वो। लेकिन अभी हम बात करते हैं पैसे, जॉब्स और इकोनॉमी के बारे में जी। एक इंसान की लाइफ में। तो हर राशि के लिए एक लाइन में बताइए कि आने वाला 2026, मैं स्पेसिफिकली 2026 की बात करूंगा, आप 26 में क्या होगा वो बताइएगा, कि कितना लोगों के लिए अच्छा रह सकता है, रिस्की रह सकता है, आप कैसे बताएंगे इसको? आज के इस पॉडकास्ट में 2026 की सबसे हिला देने वाली भविष्यवाणियां प्रेडिक्शन करने वाले हैं। और दोस्तों, इसको करने के लिए, बिकॉज मैं तो कोई प्रोफेशनल हूं नहीं, आई एम ए मार्केटिंग एंड बिजनेस गाय, तो हमने एक बहुत ही फेमस उभरती हुई एस्ट्रोलॉजर शिवानी जी को बुलाया है। शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप। थैंक यू प्रवीण जी, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने हमें पॉडकास्ट में इन्वाइट किया। नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका बहुत नाम हो रहा है, आप बहुत फेमस हो रही हैं, तो हमने सोचा आपको बुलाया जाए। आपके साथ जो 2026 में लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है, अलग अलग इवेंट्स पे, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो लोगों की लाइफ पे हो, हेल्थ रिलेशनशिप पे हो, पैसे से रिलेटेड हो, वो सारी चीजें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल जो है जैसे है वो बताएं। बिल्कुल वैसा ही बताएंगे जैसा जो है एक्चुअल में। जी। तो मेरा जो लोगों की तरफ से जो भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं कि क्या क्या भविष्यवाणी पूछनी चाहिए, तो एक क्वेश्चन लोगों ने पूछा कि एस्ट्रोलॉजर्स जब आए, शिवानी जी जब आए, उनसे पूछेगा कि आने वाले साल में इंडिया में क्या कोई ऐसी भयंकर घटना हो सकती है, जैसे अभी एयरप्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, या बीच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई। तो क्या इस तरीके की चीजें आने वाले साल में भी हम देख सकते हैं, 2026 में भी हम देख सकते हैं? जी प्रवीण जी, जैसा कि आपने अभी बात की कि प्लेन क्रैश हुआ और अभी काफी बाढ़ वगैरह जैसा आपने देखा, ये सारी चीजें जब आप इंडिया की कुंडली बनाते हो, इंडिया जब हमारा आजाद हुआ था उस समय रात के 12 बजे की कुंडली बनती है, तो उसमें जो है इस समय जो इंडिया की जो कुंडली है उसमें मंगल की दशा चल रही है, और मंगल में मंगल की दशा चल रही है जो सितंबर 2025 से स्टार्ट होकर के 7 साल के लिए रहने वाली है, सितंबर 2032 तक। और जो मंगल में मंगल की दशा जो अभी स्टार्ट हुई है उसकी वजह से आप देख रहे होंगे कितनी सारी प्राकृतिक आपदाएं, प्लेन क्रैश, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, तो ये सारी चीजें मंगल में मंगल की दशा की वजह से स्टार्ट हुई हैं। अब यदि हम बात करें 2026 और 27 के बीच में, मंगल में राहु की जब दशा आएगी तो बहुत प्रॉब्लम लेकर के आएगी। मतलब और प्रॉब्लम आने वाली है। हाँ, मंगल में जब राहु आएंगे तो राहु को तो आप जानते हैं कैसे एकदम बहुत सब कुछ ब्लास्ट कर देते हैं सारी चीजों को। तो वैसे ही मंगल में राहु आते के साथ ही सबसे पहले क्या करेंगे, जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें बहुत भयंकर चेंज लेकर आएंगे, उग्र आंदोलन होना स्टार्ट हो जाएंगे, और सांप्रदायिक दंगे जो हैं वो बेसिकली कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। बहुत ज्यादा उथल पुथल जैसी चीजें दिख रही हैं चार्ट के हिसाब से। तो मतलब आप ये कह रहे हैं 2026 2025 से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है? 2026 स्टार्टिंग नहीं, जैसे 2026 एंड और 27 स्टार्ट हो, वैसे ही ये सारी चीजें काफी कुछ देखने को मिलेंगे आपको। तो शिवानी जी, आपको क्या लगता है, सिर्फ 2026 की बात करें तो 2026 कैसा रहने वाला है? मतलब हम लास्ट की बात ना करके शुरुआत से कहते हैं कि जनवरी से जब शुरू होगा तो लास्ट तक ये ओवरऑल ईयर कैसा जाएगा लोगों के लिए? 2026 में जैसा कि दिखाई दे रहा है कि 2026 में इकोनॉमी इंडिया की तो अच्छी रहने वाली है, लेकिन 26 और 27 के बीच कुछ ना कुछ ऐसा हमारे कंट्री में ऐसा कुछ जो नेबरिंग कंट्री हैं उनसे कहीं ना कहीं युद्ध जैसे हालात दिख रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो वो थोड़ा सा दिख रहा है। इसके अलावा राजनीतिक गलियारों में बहुत ज्यादा हलचल होने वाली है, किसी की कुर्सी जाएगी, कोई नया कैंडिडेट आएगा, ये सारी चीजें दिख रही है। मेरा जो अगला सवाल है कि जैसे इस साल हमने बाढ़ देखी देश में आई, और आने वाले साल में 2026 में भी क्या भूकंप या बाढ़ जैसे, सुनामी जैसे बड़े खतरे हो सकते हैं? क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, सुनामी और ये बड़े खतरे हो सकते हैं। इवन 2026 और 27 के स्टार्टिंग आप मान लीजिए, थर्ड वर्ल्ड वार के चांसेस दिख रहे हैं अच्छे से। थर्ड वर्ल्ड वॉर के चांसेस दिख रहे हैं? जी हाँ। ये तो मतलब आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। हाँ, थर्ड वर्ल्ड वार के होने के काफ़ी
हद तक चांसेस हैं, और ऐसा नहीं कि इसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे कि हर बार हम लोग, इंडिया की ये पॉलिसी रही है डिप्लोमेसी की, तो वो डिप्लोमेसी वाली पॉलिसी इस बार नहीं चलेगी, एक साइड आना पड़ेगा इंडिया को। अच्छा, और इसके बाद युद्ध के बाद ये 2027 से 2030 तक की हम बात कर रहे हैं, इस बीच में काफी हद तक चांसेस हैं कि तो ऐसा आपको क्यों लगा, मतलब क्या इसका बेस है कि आपको लग रहा है कि 2026-27 के बाद वर्ल्ड वॉर के चांसेस है? मतलब क्या कुछ कुंडली में आपने ऐसा कुछ देखा है? मंगल में एक्चुअली जब राहु की दशा आती है तो ये थोड़ा सा हलचल वाला पीरियड दिख रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में भी। जैसे काफी सारी चीजों को यदि हम देखें तो ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो जैसे ये साल मंगल का कह रहे हैं लोग कि ये साल एस्ट्रोलॉजर्स बता रहे 2025 मंगल का साल है, तो नेक्स्ट ईयर आप ये कह रहे हैं कि मंगल के साथ नेक्स्ट ईयर भी मंगल का ही रहेगा, उसमें राहु की दशा हो जाएगी या कुछ अलग आएगा? हाँ, देखिए अभी हमने आपको जैसे कि बताया कि यदि भारत का आप चार्ट बनाते हैं उसमें देखते हैं तो राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और मंगल में मंगल की दशा चल रही है, और मंगल में राहु की जो दशा चलेगी वो 2026 और 27 में राहु में मंगल की दशा स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। तो काफ़ी सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी में काफ़ी हद तक चेंज आएगा, एआई बहुत बूम पर आएगा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जब एआई आएगा तो कई हद तक ये आपको देखने को मिलेगा कि लोग एक दूसरे को एआई का मिसयूज करते हुए भी दिखेंगे, और उसके लिए एआई को के मिसयूज जब बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि राहु टेक्नोलॉजी है, मंगल टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और खासकर जो हमारी डिजिटल करेंसी उसमें कहीं ना कहीं बूम होगा। जी। इसके अलावा आपको क्या लगता है, मोदी जी की कुर्सी सुरक्षित रहने वाली है इस साल 2026 में, या राहुल गांधी और उन पे बम फोड़ेंगे, अलग अलग उन पे एलिगेशंस लगाएंगे और उनकी कुर्सी वीक हो सकती है? आपको क्या लगता है? ये आजकल बहुत हॉट चल रहा है जी प्रवीण जी। तो जैसे यदि मोदी जी की बात करते हैं, और हमने अभी आपको बार बार बोल रहे हैं कि मंगल में राहु की दशा चलने वाली है 2026-27 के बीच में, तो मंगल और राहु यदि हम बात करते हैं कि मंगल जो है, मंगल एक पर्टिकुलर नक्षत्रांश में आ रहा है, आर्द्रा नक्षत्र, वो भी राहु का ही नक्षत्र है, और जब भी राहु आता है, राहु का सीधा कनेक्शन राजनीति से होता है। अच्छा। हाँ, यदि राहु के बिना राजनीति हो ही नहीं सकती, क्योंकि राहु इल्यूजन्स है और राहु चालाकी है थोड़ी, है ना, तो ये सारी चीजें हमें राजनीति में चाहिए होते हैं। एक किसी बात को कैसे छुपा के रखना है, वो राहु जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। ये पॉसिबल ही नहीं कि राहु के बिना राजनीति हो जाए। और इधर मोदी जी के हम चार्ट देखते हैं तो मोदी जी के चार्ट में भी मंगल की दशा चल रही है। अच्छा। हाँ, और मोदी जी की जो दशा अंतरदशा के हिसाब से जो हमें लगता है कि मोदी जी 2027 के बाद थोड़ा सा उथल फुथल, हमने बताया जैसे कि बहुत उथल फुथल चलेगी और काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन और पार्टीज में अप्स एंड डाउन्स होंगे, तो उस कंडीशन में मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा करने में असमर्थ दिख रहे हैं। तो आपको ये लग रहा है कि मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे? हाँ। अच्छा, तो मतलब 2029 में तो चुनाव है हमारे देश में, प्रधानमंत्री के, उससे पहले, तो आप ये कह रहे हैं उससे पहले ही उनकी कुर्सी हिल जाएगी? तो बहुत बड़ी भविष्यवाणी। मोदी जी खुद से ही अपना वो रेजिग्नेशन जो भी है वो। अच्छा, मोदी जी खुद से ही अपना रेजिग्नेशन देंगे? ये तो बहुत बड़ा भविष्यवाणी हो गई, और अगर ये सच हो जाती है तो मुझे लगता है आपके पास तो लाइनें लग जाएंगी। अरे लाइन नहीं, बस जो दिख रहा है वो बोलने की कोशिश ये है कि, क्योंकि अभी एक ऐसे ही रॉ एजेंट थे, उन्होंने साल भर पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि नेपाल में कुर्सी गिरने वाली है। हाँ। और नेपाल की प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी गिर चुकी साल भर के अंदर, तो वो बहुत फेमस हो गए। तो मुझे लगता है आपने अगर ये भविष्यवाणी कर दी तो वो तो नेपाल के पीएम को बोल के फेमस हुए, तो आप तो बिल्कुल ही फेमस हो जाएंगे। अरे नहीं, फेमस नहीं, जो दिख रहा है वो मैं बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच। जी 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 जी। और राहुल गांधी का आपको क्या लगता है कि मतलब चमकेंगे या फिर उनकी भी कुर्सी हिलने वाली है या वो नहीं आ पाए? क्या लग रहा है आपको, उनके सितारे क्या कहते हैं? हाँ, राहुल गांधी जी की यदि बात करें तो राहुल गांधी जी का ऐसा ये तो नहीं कह सकते कि वो पीएम के दावेदार रहेंगे, लेकिन हाँ उनकी सेंटर ऑफ द पॉइंट बने रहेंगे कांग्रेस में, लेकिन पीएम के लिए ऐसा नहीं बोल सकते कि उनके कुछ चांस। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा नया लीडर उभर सकता है? चलिए, आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी तो नहीं आ सकते, मोदी जी की कुर्सी जाने वाली है, तो अब मतलब आएगा कौन? मतलब देश को कौन संभालेगा? कौन सा नया लीडर उभरेगा आपके साथ? देखो, इस पे 2-3 नाम जो दिख रहे हैं, जैसे लोग बोल रहे हैं अमित शाह हो गए, योगी जी हो गए, है ना, नितिन गडकरी हो गए। तो नितिन गडकरी की तो अभी लोगों ने बैंड बजा दिया, उनकी तो स्कैम वाला ऑप्शन आ गया उनके पे। हाँ, तो एलिगेशन लगा रहे हैं लोग कि E20 का उन्होंने स्कैम किया, अब पेट्रोल में मिक्सिंग कर दिया उन्होंने गन्ने वन्ने के रस से। जो सबसे जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो उभर के दिख रहे हैं वो है योगी आदित्यनाथ जी।
अच्छा। हाँ, तो उनके काफी 2027 के बाद योगी आदित्यनाथ जी के चांसेस काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ राशि से रिलेटेड बात करते हैं। देखिए, हर इंसान ये सोच रहा होगा, कई जो व्यूअर्स पॉडकास्ट देख रहे हैं वो कह रहे होंगे कि यार ये तो ठीक है, देश दुनिया इकोनॉमी के बारे में बात कर लिया, अब हमारे बारे में बात करें। तो हर राशि के लिए एक लाइन में बताइए कि आने वाला 2026, मैं स्पेसिफिकली 2026 की बात करूंगा, आप 26 में क्या होगा वो बताइएगा, कि कितना लोगों के लिए अच्छा रह सकता है, रिस्की रह सकता है, आप कैसे बताएंगे इसको? इसको मैं राशि की बजाय न्यूमरोलॉजी से बताते अच्छा, कि आपका पर्सनल ईयर कैसा रहने वाला है, वो ज्यादा लोगों को समझ में आएगा। ठीक है। तो जैसे पर्सनल ईयर पहले समझ लेते हैं होता क्या है जी। कि एक आप किसी डेट पे जन्मे हैं जी, ठीक है, उसमें मंथ होता है और फिर ईयर होता है जी। तो जो डेट है और जो मंथ है उसको लेना है, इन दोनों को लेना है, जो ईयर है उसको साइड कर देना है। ठीक है। अब क्या करना है, जो ईयर है जैसे कि माना 2026 है तो मंथ लिया, आपने डेट ली, उसको ऐड किया और आपने 2026 ऐड कर लिया। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और तो ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी जी। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 22/6/1977 तो 22 ले लिया, 6 ले लिया, 1977 को बाहर कर दिया। अब उसकी जगह क्या रख दिया, 2026 रख दिया। अब जब 2+2 किया +6 किया, फिर 2 +0 +2 +6 ये टोटल जब ऐड करेंगे तो 20 आएगा। 20 मतलब 2, तो आपका पर्सनल ईयर क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस तरीके से आप अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत आसानी से आपने समझाया। मतलब जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें ईयर, जो आपका डेट ऑफ ईयर है मतलब ईयर ऑफ बर्थ है, वो हटा दो, उसकी जगह 2026 लगा दो। और मैम ने अभी एग्जाम्पल दिया कि भाई 22 जून 2000, जैसे 1977 किसी का बर्थ है तो 22 जून 2026 लगा दिया, सबको ऐड करके सिंगल नंबर निकाल दिया। और एक चीज मैं इंटरेस्टिंग लोगों को और बता देता हूँ कि जो भी आपका नंबर आएगा वो 1 से लेके 9 के बीच में आएगा। तो हम 1 2 3 4 ऐसे सारा बताएंगे जिससे सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। तो जल्दी से आप भी अपना पर्सनल ईयर निकालिए, पर्सनल नंबर जो आ रहा है, उसके बाद अभी शिवानी जी उसमें प्रेडिक्शन देंगी। तो मैम बताइए 1 नंबर का क्या रहेगा? जो पर्सनल ईयर जिनका 1 रहेगा तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, कुछ भी नई शुरुआत वो कर सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज उनके लिए ओपन हो सकती हैं और कुछ भी नया उनके लिए। पर्सनल ईयर जिनका 1 है उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, वेल्थ वाइज, हेल्थ वाइज, मनी वाइज। ठीक है। और पर्सनल ईयर 2 की यदि बात करते हैं तो पर्सनल ईयर 2 वालों के लिए थोड़ा सा स्लो साल रहेगा। ठीक है। इसमें उन्हें कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है। और वेल्थ और हेल्थ की बात करें तो मीडियम सी रहने वाली है। 3rd यदि जिनका पर्सनल ईयर 3rd है तो पर्सनल ईयर 3rd वालों के लिए जो साल रहने वाला है 2026। ठीक है। और तो उनके लिए एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी अच्छा रहने वाला है और वेल्थ वाइज उनके लिए अच्छा रहने वाला है। नॉलेज अपनी इनहेंस करने वाले हैं, नई नॉलेज को गेन करना उन्हें अच्छा लगेगा और इस पर और थोड़ा सा भगवान की तरफ उनका झुकाव होगा जी। और यदि 4th की बात करते हैं जो राहु का नंबर बेसिकली होता है तो 4 नंबर जिनका भी पर्सनल ईयर होगा 2026 में तो 4 नंबर वालों के लिए साथ में उन्हें थोड़ा सा हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, टेक्नोलॉजी में काफ़ी अपने आप को इन्हेंस कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और साथ साथ में वो अपनी जैसे AI वगैरह है तो AI का वो यूज करके काफ़ी हद तक अच्छा कर, लेकिन हार्ड वर्क उनको बहुत ज़्यादा करना। 4 नंबर वालों को ठीक है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा उनको। हार्ड वर्क के साथ ही मनी आएगी उनको। ठीक है। 5 की बात करते हैं। 5 वालों के लिए बहुत ही अच्छा क्योंकि मरकरी इसके रूलर हैं तो एजुकेशन, वेल्थ, हेल्थ, एनी सेक्टर में वो काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। 5 नंबर वाले के लिए तो बहुत ही अच्छा साल रहने वाला है। तो जिनका पर्सनल ईयर 5 है तो किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास अच्छे से आ सकती हैं। वहीं यदि 6 वालों की बात करते हैं तो 6 वाले जो लोग प्लान कर रहे हैं मैरिज का, बच्चे का, है ना, और कुछ भी ऐसा लग्जरी घर बनाना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला। तो 6 नंबर वाले वीनस का नंबर है। ठीक है। तो उनके लिए ये सारी चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छे है। यदि कोई शादी करना चाह रहा है तो इसमें शादी के योग काफ़ी अच्छे उनके क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है। वही 7 नंबर की बात करें जिनका अभी तक सपना रहता ना कई लोगों के विदेश जाना है जी। और वीजा नहीं लग पा रहा है तो 7 नंबर वाले खुश हो जाएं। चलिए, वो तो बहुत खुश होंगे लोग। हाँ, इंतजार करते हैं कि उनका वीजा लगने के काफी हद तक चांसेस हैं। US कनाडा वाले लोग खुश हो जाएं, वीजा लग जाएगा। थोड़ा सा उन्हें स्पिरिचुअल होना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है। और बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक है। मैं आपको
स्पिरिचुअल से बात मुझे याद आई कि पंजाब में एक जगह है जहाँ लोग एरोप्लेन चढ़ाते हैं, हाँ। ताकि उनका कनाडा का वीज़ा और अमेरिका का वीज़ा लग जाए। हाँ, तो कब लग जाएगा? इसके लिए एक हम वास्तु की बहुत अच्छी रेमेडी बताते हैं। जी, नॉर्थ वेस्ट में जिस कंट्री में आपको जाना है और वीजा नहीं लग रहा है, हाँ, हाँ। उस कंट्री का फ्लैग आप नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए। अच्छा, हाँ, मुझे भी लगाना पड़ेगा अमेरिका का वीज़ा। अरे मुझे भी नहीं मिल आप रहा। यही रहिएगा। आप कहाँ जा रहे हो? कि हम लोगों का क्या होगा? नहीं, सही कह रहे हैं आप। तो ये तो शिवानी जी आपने जिनका वीज़ा नहीं लग रहा उनके लिए एक रेमेडी बता दी, लोग तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो अभी 8 नंबर के बारे में बात करते हैं, क्या रहेगा 8 नंबर शनि से रूल करता है, और जिनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू है या जो लोग घर खरीदना चाहते हैं, जिनका कोई मुकदमा चल रहा है, कोर्ट रिलेटेड कोई भी केसेस हैं, वो सॉल्व होने के बहुत चांसेस हैं। लेकिन मनी वाइज यदि बात करें तो उन्हें थोड़ा सा स्ट्रगल उनका दिख रहा है। तो स्ट्रगल सही करने के लिए वो कुछ कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसी रेमेडी है? हाँ, शनि के लिए आपको यदि डेली शनिवार वाले दिन से डेली शनि मंदिर में जाकर के जो दीपक जला कर आए, हाँ। और पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना स्टार्ट करें तो काफी हद तक उन्हें ये शनि वालों के लिए रेमेडी है। हाँ, और साथ में हनुमान चालीसा का जप करें तो काफी अच्छा रहता है, क्योंकि शनि कंट्रोल मंगल से ही होते हैं। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ। शनि कंट्रोल मंगल से होता है, तो शनि से डरना बंद कर दीजिए। मुझे तो लगता है शनि से डरना चाहिए भी नहीं, क्योंकि शनि बेसिकली बहुत अच्छा प्लेनेट है। हाँ जी। मैं खुद शनि से रूल होती हूँ। अच्छा। तो शनि बेसिकली आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे। जी। आपको ऐसे नहीं कि आपको कुछ फोकट में दे दें। हाँ, जो आपको मेहनत करवाएंगे आपसे, और उस जितना मेहनत करेंगे और सच्चाई और ईमानदारी से रहेंगे, उतना शनि आपको भर भर के देगा। शनि से ज्यादा कोई और प्लेनेट देता भी नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया है। और शनि के जितना, जैसे मैं बहुत सारे पॉडकास्ट करता हूँ, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, और जब हमारे पास आते हैं तो मुझे भी ये पता लगा कि मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो शनि के काल में ही बने हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि शनि आपको मतलब दबा के रखेगा और एकदम आप गरीबी में जिंदगी जियोगे। अगर आप मेहनत करते हो तो आपको बहुत अच्छे फल बहुत अच्छे। जैसे शनि की 7.5 में ही जो भी आप काम स्टार्ट करोगे वो बहुत लंबा जाएगा। मेहनत कराते हैं कि शनि की जब भी शनि का पीरियड आता है वो कुछ आपके लिए लर्निंग लेने आता है, और कुछ आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आने की कोशिश करते हैं। और वो जब होता है क्या, आप एक सीधी लाइन पे जा रहे हो और आपको थोड़ा सा हर्डल्स मिल गए तो आपको परेशानी आ रही है। हाँ जी। लेकिन बिना हर्डल्स मिले सफलता नहीं मिलेगी। सही बात है ना। तो शनि भी वही सिखाते हैं कि आपको कैसे स्ट्रांग बनना है। शनि जब आते हैं स्ट्रांग बनाने आते हैं। नहीं, शनि से डरे ना, मेहनत करें। और मेहनत करना तो अच्छी बात है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। तो ये तो 8 नंबर वालों की बात हो गई। अभी 9 नंबर पे आते हैं। हाँ, 9 नंबर जैसा कि मंगल, और देख ही रहे मंगल का काम है दंगल कराना। वाह, ये तो हमने अपने इंट्रो लाइन दे दी कि मंगल का काम दंगल कराना है। हाँ, तो मंगल जब भी आते हैं तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा से बचना है आपको जी। हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है जी। और जनरली जब आपको लगता है कि हेल्थ से रिलेटेड, तो आप छोटे छोटे कभी कभी बीच बीच में हर 2 महीने 3 महीने में ब्लड टेस्ट कराते रहिएगा। अच्छा। और हनुमान चालीसा का जरूर, 9 वालों को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर से करना है, जिनका भी पर्सनली 9 चल रहा है। और साथ साथ में उन्हें मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर जरूर से जाना चाहिए। ठीक है। और नया कुछ भी स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि 9 एंडिंग है। अच्छा, 9 एंडिंग है। हाँ, और जो शुरुआत करेंगे, जैसे आपने कोई नया बिजनेस सोच रहे, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो 9 में मत कीजिए। अच्छा। 9 को अवॉइड कीजिए। जब पर्सनल ईयर 1 आ जाए तब स्टार्ट कीजिए। राइट। तो ये तो हमने जो भी प्रेडिक्शंस की, मुझे लगता है कि सारे लोग ही इसमें आ गए, क्योंकि पर्सनल ईयर हमने जिस हिसाब से शिवानी जी ने बताया, आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं और निकाल के इसको स्टडी कर सकते हैं। ये तो राशि प्रेडिक्शन या न्यूमरोलॉजी से हमने पर्सनल ईयर टाइप प्रेडिक्शन कर दी। अब अगर हम एक एस्ट्रोलॉजर से मिल रहे हैं तो उनसे रेमेडी भी ज़रूर लेंगे। तो 2026 के लिए जिनकी हेल्थ सही नहीं रहने वाली है, या जिनको लग रहा है उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, उनके लिए क्या रेमेडी देनी चाहेंगे आप? यदि हेल्थ के लिए हम बात करें तो सबसे पहला जो थंब रूल है, एक तो मॉर्निंग में जल्दी उठना स्टार्ट कीजिए। सन इम्यूनिटी के कारक हैं, जल स्टार्ट कीजिए, सुबह उठ करके सूर्य को नमस्कार करना स्टार्ट कीजिए। सूर्य नमस्कार करना चाहिए और सूर्य को जल देना स्टार्ट करें। और नॉर्थ और अपना ईस्ट को जितना ओपन रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। और हेल्थ के लिए यदि कोई हम रेमेडी की बात करें तो हनुमान जी को आप पकड़ लीजिए और ओम हनुमते नमः का जप करना स्टार्ट कीजिए। योगा को इंक्लूड कीजिए अपनी लाइफ में। तो हेल्थ के लिए आपको ये सारी यदि चीज़ें अपनाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और ख़ासकर आप मेंटली लोग थोड़ा सा परेशान होंगे आने वाले हैं, तो मून
की रेमेडीज बहुत स्ट्रांग करनी है। तो मून के लिए आप ये या तो एक कर सकते हैं कि आप ब्रेसलेट एक पहन सकते हैं मून का जी। और इसके साथ साथ आप जब पूर्णिमा होती है तो पूर्णिमा पर मून लाइट है, उसमें बैठकर थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कीजिए और कुछ पानी आप जो है मून लाइट में आप रख दीजिएगा और उसको रखने के बाद किसी अच्छे से ढक दीजिए जिससे उसमें कुछ पड़े नहीं, जाल वगैरह टाइप का। उसमें मून की जब लाइट पड़ेगी फिर उसको एक बॉटल में भर के रख लीजिए और पूरे मंथ फिर वही आप पीजिए, तो उससे काफ़ी आपका जो मूड स्विंग की प्रॉब्लम है ये सारी चीज़ें कम होंगी। अच्छा, जो ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड रेमेडी है। वेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं। वेल्थ के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो हम अपने जब कोई हमसे कंसल्टेंसी के लिए आता है तो उन काफ़ी हद तक उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक जैसे कि आप साउथ ईस्ट में कॉपर का एक दिया लीजिए, उसमें देसी घी का दिया बनाइए और फ्राइडे वाले दिन से उसको जलाना स्टार्ट कीजिए जहाँ पे साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है, प्रॉपर साउथ ईस्ट, बस वहाँ टॉयलेट वगैरह नहीं आना चाहिए और वहाँ पर जलाइए और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल करके उसको जलाना स्टार्ट कीजिए और श्रीम की चैंटिंग के साथ। श्रीम, हाँ, तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन परमिका की डायरेक्शन है, तो वहाँ पर यदि आप जलाते हैं साउथ ईस्ट लिक्विड गैस की भी डायरेक्शन है, तो वहाँ पे दिया जलाइए 43 डेज, फिर देखिए। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा एक लास्ट चीज़ रह गई है कि रिलेशनशिप में कोई अगर आप रेमेडी देना चाहे जिनके रिलेशनशिप इशू आ रहे हैं, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, कई लोगों की शादी नहीं हो रही है, कई लोगों की शादी हो गई है तो उसमें दिक्कत आ रही है, आजकल तो स्कूल कॉलेज में भी लड़के लड़कियों के रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाते हैं तो वहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा बच्चा, तो क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को? ये बात आप वैसे तो हमने मजाक में बात बोली है, लेकिन सच में आज के टाइम में रिलेशनशिप प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। ये मजाक की मतलब लोगों को लग रहा होगा मैं हंस के बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम है। कई लोगों की शादी नहीं हो रही, उनकी अलग प्रॉब्लम चल रही है, इनकी शादी में होने के बाद प्रॉब्लम चल रही है, उनकी अलग प्रॉब्लम है। हाँ। और ये इतनी मतलब डीप चीज है कि इंसान का करियर खराब हो सकता है, मतलब हाँ, लोगों को ये मजाक की बिल्कुल भी बात। हाँ। तो क्या कुछ हो सकता है एस्ट्रोलॉजी? हाँ, बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी ये एक जनरली एक रेमेडी है, बाकी तो स्पेसिफिक चार्ट दे करके रेमेडीज दी जाती हैं। एक जनरल रेमेडी क्या है कि आप एक शुगर जार की एक रेमेडी है जो काफ़ी है, लेकिन मैं वो नहीं बताऊंगी। जी जी जी। इसके लिए आप एक तो आता है रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल। अच्छा। है ना, अब माना कि आपके हस्बैंड से प्रॉब्लम है या किसी बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम है और लग रहा है कि हमारे रिश्ते सुधर नहीं रहे, तो उनकी फोटो लीजिए और ये अफर्मेशन के साथ कि हमारे रिश्ते इनके साथ अच्छे हो रहे हैं, तो रोज क्वार्ट्ज का या टम्बल्स ले सकते हैं या ब्रेसलेट ले सकते हैं, उस पर उस अफर्मेशन के साथ रख दीजिएगा। और इसके साथ साथ आप एक ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आप यदि एक फोटो लगा लेते हैं उनकी विद उनके साथ में, अपने जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन में इशू आ रहा है तो हस्बैंड वाइफ एक हैप्पी फैमिली फोटो लगा लें, तो बहुत हद तक उनकी जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। ये तो अपने हस्बैंड की प्रॉब्लम सॉल्व की। अब किसी की गर्लफ्रेंड है तो वो कैसे अपने घर में बड़ी सी फोटो लगाएगा, उसकी मम्मी को नहीं पता लग जाएगा? तो उस केस में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल तो लोग 12th कॉलेज में आते ही उनके रिलेशनशिप शुरू हो जाते हैं। हाँ, हालांकि मैं तो कहूँगा पढ़ाई पे ध्यान दो, पहले पढ़ाई करो, अच्छे पैसे वैसे कमाओ। बिल्कुल। एक रोज क्वार्ट्ज का जो है वो ब्रेसलेट पहन सकते हैं और शिव भगवान को जो है वो थोड़ा सा पूजा यदि उनकी करते हैं तो काफी हद तक ओम नमः शिवाय का जप करें तो शिव भगवान काफी हद तक अच्छा रिजल्ट देते हैं। और माँ कात्यायनी का जप करें, उससे काफी रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है और इवन किसी की मैरिज भी नहीं हो रही वो भी हो जाती है। माँ कात्यायनी का उनको जाप करना चाहिए। ठीक है, जिनकी शादी नहीं हो रही है वो ये कर सकते हैं। और अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को ये सब करता देखे तो आप समझ जाइए आपके बच्चे किसी और लाइन में जा रहे हैं। तो खैर, लेकिन अभी हम बात करते हैं पैसे, जॉब्स और इकोनॉमी के बारे में। जी। एक इंसान की लाइफ में पॉलिटिक्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो कितना अर्निंग कर रहा है, उसकी जॉब सही से चल रही है नहीं चल रही है, देश की इकोनॉमी कैसा कर रही है। बिकॉज देश की इकोनॉमी अच्छा करेगी तभी उसको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो शेयर मार्केट के बारे में आपका क्या कहना है कि आने वाले समय में शेयर मार्केट, निफ्टी, सेंसेक्स बढ़ने वाले हैं या फिर जैसे लास्ट 1-1.5 साल में रुला रहे हैं लोगों को वैसे ही रुलाते रहेंगे? क्या लगता है? जो भारत क्या यदि हम देखते हैं तो उसमें इकोनॉमी थोड़ी सी अपडेट होगी। ठीक है, लेकिन 2027 से लेकर 2030 के बीच, हाँ जी, वो ऐसा है कि शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा बूम पे नहीं जाएगा, डाउनफॉल आएगा उसमें। और उसमें जो सबसे ज़्यादा बढ़ने के जो चांसेस हैं तो वो गोल्ड में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। गोल्ड के रेट बढ़ने वाले हैं और गोल्ड के बढ़ तो गए शिवानी जी, अब कितना बढ़ाएंगे आप? नहीं, आगे आप मुझे 2-3 लाख रुपए करेंगे क्या? आप 1,10,000 तो हो चुका है। आगे आने वाले टाइम में गोल्ड
का और रेट बढ़ेगा। और शेयर मार्केट में 2027-30, क्योंकि वर्ल्ड वार 3 के हमने जैसा कि बोला, वो जब आएगा तो डाउनफॉल जाएगा और इकोनॉमी भी डाउन जाएगी। तो बहुत हद आप तक वर्ल्ड वॉर बोल रहे हैं, मुझे डर लगने लग गया। मुझे लगता है लोगों को भी डर ना लगने लग जाए। अरे नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। यदि पहले से पता होता है तो हम उसके लिए प्रिपेयर रखते हैं अपने आप को। चलिए, ये भी बात सही है। तो आप ये कह रहे हैं कि इंडियन शेयर मार्केट के लिए 2026 नॉर्मल साल रहेगा, 2027-28 में गिर सकता है ये। हाँ, जब वॉर वाली सिचुएशन आएगी, वॉर लाइक सिचुएशन आएगी तो ये गिर सकता है। हाँ, इकोनॉमी भी डाउन जाएगी। लेकिन 2030 के बाद भारत की इकोनॉमी फिर से बहुत और ज्यादा स्ट्रांग बन के निकलेगी। चलिए, मतलब आगे आने वाला समय पॉजिटिव हो सकता है। इसके अलावा कुछ सवाल है जो मैं पूछूंगा आपसे, आप मुझे बताइएगा। और मैं चाहता हूं कि आप जल्दी जल्दी से लोगों को बता दीजिएगा। लोगों को ना बड़ा सब्र नहीं होता, वो कहते हैं मैं जल्दी बता दूं। तो लाइफ में पहला स्टेप क्या होना चाहिए? अगर कोई जैसे बंदा जा रहा है एस्ट्रोलॉजर के पास, उसको कुंडली पे विश्वास करना चाहिए या वास्तु पे विश्वास करना चाहिए या हॉरोस्कोप पे करना चाहिए? कैसे शुरुआत होनी चाहिए जो इस फील्ड में नया है, जिसको नहीं पता है? तो आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो सबसे पहले कि जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं तो बिलीव के साथ जाइए। जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट। यदि बिलीव नहीं है तो कई बार रेमेडीज देने के बाद भी वो लगती नहीं है या फिर वो करते नहीं है, उतना बिलीव नहीं होगा तो वो आप करोगे नहीं। ये बात सही कही आपने, बिलीव है तो जाइए, वरना मत जाइए। हाँ, जो जिस पे बिलीव है उसके पास जाइए। उसके पास जाइए। और नहीं है बिलीव तो मत कीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर। नहीं, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। तो जो सबसे पहला स्टेप है, तो बेसिकली जब आपका बर्थ होता है तो आप एक चार्ट के साथ आते हैं। एक बर्थ चार्ट आपका सबसे पहले आता है। तो सबसे जरूरी है कि आप अपने बर्थ चार्ट को रीड करवाइए, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट, कुंडली बर्थ चार्ट होती है। हाँ, कुंडली आप बोल लीजिए, बर्थ चार्ट बोल लीजिए उसको। हाँ। सबसे जरूरी है कि वो आप दिखाइएगा जी। और उससे ही काफ़ी सारी चीज़ों को आपको पता चल जाएगा कि कहाँ आपके इवन वास्तु तक पता चल जाएगा कि आपके चार्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। फिर देन इसके बाद वास्तु पे जाइएगा, तो उसके रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। क्योंकि महादशा अंतरदशा यदि खराब चल रही है और आपने वास्तु कराया तो उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो उस केस में पहले आपको चार्ट दिखाना है, फिर देन आप वास्तु पे जाइए, जिससे कि आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। अच्छा, मतलब डायरेक्ट वास्तु पे ना जाए, पहले अपना चार्ट दिखाए, उसके बाद वास्तु कराए, जिससे आपको पता लगे कि ये जो वास्तु में हो रहा है चीज, ये आपको करनी भी चाहिए या वैसे ही सही हो जाएगी। हाँ, यही बता रहे हैं आपके चार्ट से ठीक। हाँ, तो मतलब डायरेक्ट वास्तु कंसल्टेंट के पास ना जाएं, पहले आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाके चार्ट दिखाएं। और ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए जिसके पास वास्तु भी हो, एस्ट्रोलॉजर तो आपके पास आ सकते हैं फिर तो। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अलग नॉलेज दी आपने, क्योंकि डायरेक्टली लोग वास्तु वालों के पास चले आते हैं, वो बता देते हैं। देखो, वास्तु आपका यदि खराब है, आप पहले आपका बर्थ आया, घर आपके पास बाद में आया, है ना, और घर आप चेंज भी कर सकते हो, आप चार्ट को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ये तो बात सही है ना। जो जिसका जन्म जिस समय हुआ वो तो एक आपके लिए फिक्स स्पेसिफिक है। जो उस समय तारे सितारे थे वो आपके उस समय स्क्रीनशॉट एक आ गया आपके बर्थ चार्ट में, वो हमेशा रहने वाला है। उसके आधार पे आपको महादशा अंतरदशा मिलने वाली है। और यदि कई बार मैं देखा कि जैसे वास्तु के लिए भी कई लोग आते हैं, तो हम सबसे पहले जो मेरा अपना रूल है वो हम उनका चार्ट जरूर से देखते हैं। तो चार्ट पे कई बार होता है कि उनकी महादशा अंतरदशा ही खराब होती है, जिसकी वजह से वो ऑलरेडी उस डायरेक्शन में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं खुद से। महादशा अंतरदशा के आने के साथ ही खुद वो डायरेक्शन खराब हो जाती है उनकी। ऐसे बैठे उन्हें लगा कि चलो ठीक है, अपने हम घर का जो चेंज कर देते हैं, सोफा की पोजीशन चेंज कर देते हैं, ये चेंज कर देते हैं, या प्लांट यहाँ रख देते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ कर देते हैं उस दिशा को लेकर के। तो वो चार्ट से बहुत अच्छे से पता चल जाता है, जिसमें कि हम यूज करते हैं वेस्टर्न हीट थ्योरी। तो वेस्टर्न हीट थ्योरी बहुत अमेजिंग है, जो आपके घर में क्या रखा है, किस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो तक आइडेंटिफाई कर देती है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में अभी आया है, शिवानी जी आप बताइए। जैसे एक इंसान का एक बिलीफ सिस्टम होता है, जैसे हम इंडियन सोसाइटी में हैं तो हमारा अपना बिलीफ है, अगर हम मिडिल ईस्ट में जाएंगे उनकी अपनी मान्यताएं हैं, उनकी अपनी सोच है, वेस्टर्न में लोगों की अपनी सोच है। तो अगर एक इंसान इन सब चीजों में मानता ही नहीं है, वो कहता है मैं नहीं मानता एस्ट्रोलॉजी में, मैं तो अलग चीज में मानता हूँ, और हमारी जो जिस चीज में वो मानता है उसके लिए सब अच्छा है, तो क्या ये सारी चीजें उस पर इफेक्ट नहीं करेंगी? हाँ, नहीं, क्यों नहीं करती हैं, बिल्कुल से करती हैं इफेक्ट। और लेकिन जो मान ही नहीं रहा है, जो कह रहा है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं करना, वास्तु मुझे नहीं करना, क्या उस पर भी ये सारी इफेक्ट होंगी? बिल्कुल, क्यों नहीं पड़ती हैं, बिल्कुल से इफेक्ट आता है। और कई बहुत ऐसे हमने देखे जो नहीं मानते थे, वो आखिर में वो आए और उन्होंने बिलीव किया। और काफी हद तक ये बेसिकली, इसको आप तरीके से मत देखिए कि कोई ऑर्थोडॉक्स तरीके
की ओपिनियन के साथ मत देखिए इसको। इसको आप देखिए, ये एक साइंस है, प्रॉपर इसमें कैलकुलेशन होते हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो पहले हम उनको उनके जो पास्ट में जो इवेंट हुए हैं उनसे कनेक्ट कराते हैं, तो फिर जिससे कि उनका बिलीव लेवल बढ़ता है। तो कोई ऐसा नहीं कि ये साइंस ये ऐसी वैसी ही हो गई। हाँ, बस कई बार कई गलत लोगों से आप जब टकरा जाते हो तो उसकी वजह से आपका बिलीव हिल जाता है आपका। चलिए, ये तो बहुत आपने अच्छे से सारी चीजें बताई। एक और सवाल है शिवानी जी की आजकल लाल किताब को लोग बहुत ही शॉर्टकट के रूप में देख रहे हैं। वो सोचते हैं कि लाल किताब का उपाय कर लेंगे और जल्दी से सफलता मिल जाएगी या हमारी चीज पूरी हो जाएगी। कई लोग लाल किताब को बहुत नेगेटिव में भी देखते हैं। तो आप मुझे बताइए, लाल किताब का रहस्य है क्या? मतलब क्या चीज है ये? देखिए प्रवीण जी, यदि हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी का जो जन्म हुआ है वो वैदिक से हुआ जी। तो वैदिक की ही ये सारी ब्रांचेस हैं, बस इनको एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग हो गया। चाहे वो केपी हो, भृगुनंदी नाड़ी हो या जैमिनी हो, सबका जो जन्म हुआ है वो वैदिक से ही हुआ है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही हुआ है। अब जनरली जो लाल किताब को लेके जो लोगों के मन में भ्रम रहता है कि ये अलग तरीके से इनकी रेमेडीज रहती हैं और थोड़ा सा निगेटिव वे में इसको देख, तो बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम की वो बात करता है लाल किताब कि आज का टाइम जो है, जो कलयुग का टाइम है, उसमें हमें कैसे चीज़ों को रखना है, क्योंकि सब कुछ बदलता है। तो जो वैदिक है, वैदिक में भी देखो बोला गया है पर्टिकुलर, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि वैदिक में जुपिटर को बोला गया है कि जहाँ वो बैठते हैं, जिस हाउस में जिस जगह पे बैठते हैं, वहाँ पे स्थान हानि करते हैं। स्थान हानि का मतलब उसके कैरेक्टर को कम कर देते हैं। लाल किताब में भी वही बोला गया कि जुपिटर जहाँ जहाँ बैठेंगे, जैसे कि जुपिटर 4th हाउस में बैठे, 7th हाउस में बैठे या 10th हाउस में बैठे, तो आपको प्रॉब्लम देंगे। 4th हाउस हमारा किसका है? लग्जरी का हाउस है, तो हमारे लग्जरी घर का कंफर्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। 7th हाउस हमारे पार्टनरशिप, हमारा स्पाउस हो गया, उससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। यदि 10th हाउस में आ गए तो प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आए। ऐसा क्यों बोला गया? जो जुपिटर प्लैनेट है उनको गुरु जी बोलते हैं, गुरु हैं। तो गुरु बेसिकली नेचर कैसा होता है? कोई भी गुरु का दानी स्वभाव का नेचर होता है, थोड़ा सा सौम्य होते हैं और उन्हें सांसारिक चीजों से, जुपिटर जो कहते हैं कि सांसारिक मोह माया में आप इतना मत पड़िए, आपको थोड़ा सा ज्ञान की तरफ जाइए, आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल होकर जाइए। अब आप बताइए, आपके 10th हाउस में जुपिटर है और आप ज्ञान की बातें करेंगे आप वहाँ पर, और आपके पास कोई आया, कुछ सामान खरीदने आया, तो आपने कहा नहीं ठीक है, हम अपना लॉस में भी दे देते, तो वहाँ पे तो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा ना। तो इसलिए बोला गया कि जुपिटर वहाँ पर प्रॉब्लम देते हैं। अब जनरली रेमेडी की जो बात होती है, तो जो लाल किताब में है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में दे दी गई। जब हमारा त्रेता युग था या द्वापर युग था, तब वहाँ पे हवन पूजन ये सारी चीजें होती थी, बहुत ज्यादा यज्ञ वगैरह पे जोर दिया जाता था। आज के टाइम में वो पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए। अब यदि हम आपसे ही बोलें कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए 108 जप तप करिए, आप कहोगे हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमें पॉडकास्ट बनाना, हमारा ये काम है वो काम है, नहीं टाइम है। और वैसे भी कलयुग में नाम को ही आधार माना गया है कि आप जितना नाम जप करोगे उतना ही आपको रिजल्ट अच्छे से मिल जाएंगे। फिर यज्ञ वगैरह आप उतने ऑथेंटिक तरीके से कर नहीं पाओगे तो उसका आपको फल भी नहीं मिलेगा। तो जो लाल किताब की जो रेमेडी है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गई। अब उन्होंने बोल दिया कि आप पूजा की बजाय, जो आपके पास टाइम नहीं यज्ञ वगैरह करने के बजाय, आप मानसिक पूजा कीजिए। आप मानसिक पूजा आप चलते फिरते भी कर सकते हो, तो उस फॉर्म में आप देखिए। तो इसको मतलब अदर वे में मत लीजिए। तो आप ये कह रहे हैं कॉन्सेप्ट लाल किताब का वैदिक वाला ही है, बस शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में है, आज के टाइम में, आज के टाइम के अकॉर्डिंग है। हाँ, आज के टाइम में। तो ये बुरी किताब नहीं है कोई किसी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको जो आप समझोगे सब कुछ वही है। अच्छा। वैदिक से ही उसका जन्म हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो लाल किताब से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ। आप लाल किताब के बारे में बताते हैं लोगों को, उनके भी कॉन्सेप्ट वगैरह? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने लाल किताब मेरे पास केपी एंड वैदिक, ये 3 मॉडलिटीज हैं मेरे पास। इसके अलावा वास्तु है और समथिंग और भी है, छोटे छोटे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबका मैं यूज करती हूँ। चलिए, अगला पॉडकास्ट फिर आपके साथ लाल किताब पे करना पड़ेगा। बिल्कुल प्रवीण जी। इसके अलावा मैं हर पॉडकास्ट में जैसे लोगों को ये जरूर बताता हूँ कि ये जितनी भी हम लोग एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं, कई लोग ना बहुत सारी चीजों को एक्सट्रीम में ले जाते हैं, अंधविश्वास में चले जाते हैं। तो मैं हमेशा उन लोगों को कहता हूँ कि आपको मेहनत तो करनी ही करनी है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग जो पूरे दिन यही देखते रहते हैं कि आज वो समय में मैं निकलूंगा, ये
समय में मैं काम करूंगा, तो आपका टाइम जा रहा है। तो आप कोशिश मेहनत में कमी नहीं रख, कोशिश मेहनत के साथ ये सारी चीजें करोगे तो फल आपको जल्दी मिलेंगे। ऐसा नहीं है पूरे दिन पड़े हुए हो, टीवी देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो और सोच रहे हो पैसा बरस जाएगा, क्लीन लिख लूंगा, ऐसे नहीं होगा। हम सब कर्म आत्माएं हैं। हाँ। बिना कर्म के कुछ नहीं होता। देखिए आप एस्ट्रोलॉजर ये बात कह रहे हैं, तो कर्म आपको करना है, कर्म के साथ ये चीजें करनी है। हाँ, क्योंकि हम लोगों को पास 3 ही कर्मास होते हैं वैदिक के अनुसार। एक होता है कि हमने जो संचित कर्मास जो हम लेकर के आए हैं। हाँ, क्रियामान कर्मा जो अभी हम कर रहे हैं, प्रारब्ध जो संचित कर्मा के आधार पे हमें मिलने वाला है, फिर इसके आधार पे 2 हमें और कर्मास मिलते हैं। इनका रिजल्ट आप बोल सकते हैं, एक दृढ़ और अदृढ़ कर्मा। जो दृढ़ कर्मास होते हैं वो रेमेडी से रिजॉल्व नहीं होते हैं। दृढ़ कर्मा मतलब? दृढ़ कर्मास ऐसे होते हैं कि आप जो लिखवा के लाए हो वो आपको मिलेगा ही, वो खत्म होगा ही नहीं। हाँ, रेमेडी से आपको आराम इस बात का मिल जाएगा, आपको थोड़ा सा मेंटल पीस आ जाए कि ये होना है और ये रेमेडी करेंगे तो हमें धीरे धीरे उसके लिए बल मिल जाएगा। जी जी जी। तो वो कटती नहीं है। और जो अदृढ़ कर्मास हैं तो उनके लिए आप रेमेडी की, हर्डल आया, एक टाइम पीरियड आया, उसमें आपको प्रॉब्लम आई, फिर वो सॉर्ट आउट हो जाती है। जी जी जी। तो कर्म तो करना पड़ेगा, और वही कर्म, क्योंकि हमने जो पास्ट लाइफ में कर्म किए हैं उनको, उनके आधार पे हम संचित कर्मास को इस बर्थ में लेकर आए, उसी के अनुसार हमें दशा, अंतरदशा, महादशा मिलती है। जी जी। तो कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। और बिल्कुल हम यही पॉडकास्ट से मैसेज देते हैं। कर्म का मतलब आप अपना काम कितने अच्छे से कर रहे हो। आप अगर जॉब में हो तो जॉब में कितनी मेहनत कर रहे हो, बिजनेस में हो तो बिजनेस में कितनी मेहनत कर रहे हो। हर चीज को अंधविश्वास से भी नहीं जोड़ना है, हम अंधविश्वास प्रमोट नहीं करते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक मान्यता है, लोगों का बिलीफ सिस्टम है, लोग इसको मानते हैं, बट ऐसा नहीं है जो एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं वो कर्म नहीं करते हैं, वो भी कर्म पूरा करते हैं। लेकिन जो इसको मानने वाले हैं वो इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लेते हैं। अगर जैसे शिवानी जी ने कहा कि आपको एक मंत्र पढ़ना है, आप अपने काम के साथ पढ़ रहे हैं, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ चीजें अच्छी होंगी, तो आपका काम भी और अच्छा रिजल्ट आपको देगा। बिल्कुल, और ये बात तो है। और ऐसा नहीं कि हम बैठ गए और भजनी कीर्तन कर रहे हैं, तो वो उससे आपके कर्मास, आपको गीता में भी बोला गया है, कर्मण्यस्य कार्यं वारिष्ठे मा फलेषु कदाचन। मतलब काम करो, फल की चिंता मत करो। तो एस्ट्रोलॉजी आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप ये रेमेडी करें तो आप बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, आपके धन वर्षा होने लग जाएगी या ऐसा होने लग जाएगा। जो चार्ट है आपका, उसके हिसाब से आप यदि कर्मास करते हैं, और बस एस्ट्रोलॉजी बेसिकली एक आपको डायरेक्शन देने में काम करती है। जी जी जी, कि एक डायरेक्शन में आपको कैसे चलना है ना। और सबके चार्ट अलग होते हैं, मुझे लगता है शिवानी जी। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि हम कोई जनरल नहीं बता सकते कि भाई सबके लिए एक चीज। जैसे शिवानी जी ने जो कुछ बताया वो एक जनरल प्रेडिक्शन था, लेकिन अगर किसी को अपने ही चार्ट स्पेसिफिकली रीड करवाने हो आपसे, तो वो कैसे करा सकते? हाँ, तो उसके लिए आपकी कंसल्टेंसी लेनी होगी। स्पेसिफिक चार्ट पर स्पेसिफिक तरीके से काम किया जाता है, और रेमेडीज को वैसे ही डिजाइन किया जाता है जो उस बंदे के अकॉर्डिंग, डिपेंड्स ऑन उनके क्या प्रॉब्लम है। उसका सोल्यूशन के लिए हमें बेस्ट सोल्यूशन कैसे देना है, किन किन मॉडलिटी का यूज करना, हमें न्यूमरोलॉजी यूज करना है, केपी यूज करना है, कि एस्ट्रोलॉजी में वैदिक यूज करना है, वो सब चीज का एक कॉम्बो फिर देख करके फिर बेस्ट दिया जाता है। तो वो इसलिए स्पेसिफिक इंसान को समझना चाहिए कि उसके चार्ट के हिसाब से क्या रह सकता है। और अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है शिवानी जी से, आप ले सकते हैं। हम आपकी डिटेल्स नीचे डाल देंगे, अगर किसी को चाहिए होगा वो आपसे कनेक्ट कर सकता है जी। तो आई होप जितने हमने क्वेश्चन पूछे लोगों को वैल्यू मिली होगी। और शिवानी जी, आपको भी बहुत बहुत आगे के लिए धन्यवाद, और आगे के लिए आपको कांग्रेचुलेशन। आप आगे इस तरीके से लोगों को अपनी सर्विसेज, अपने ज्ञान देते रहिए ताकि लोगों का भी भला होता रहे। थैंक यू प्रवीण जी, बहुत मजा आया आज के पॉडकास्ट में, और होप सो कि हम जल्दी आपसे फिर से मिलेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच शिवानी जी। मोस्ट वेलकम।